अलग अलग उस टाइम में भी जो हड़प्पा के नगर और शहर हुआ करते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, कल हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में जो है आपका, भाई मैंने आपको कल बताया था ईंट मनके तथा अस्थियां वाला चैप्टर नंबर 1 और हम लोग यहां तक मैंने आपको पूरा करा दिया था कि नालों का निर्माण और हड़प्पा शहरों में सबसे जो अनूठी विशेषता हुआ करती थी, इसको हम जानते हैं एक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, हर घर पकी ईंटों का बना हुआ होता था और हर घर में स्नान घर भी हुआ करता था, जिसकी नालियां जो थी वो दीवार के माध्यम से कहां तो सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। ठीक, मैंने आपको कल बताया था कि दुर्ग के हमें साक्ष्य तो मिले हैं, ऐसी संरचनाएं तो मिली हैं, लेकिन कोई दुर्ग नहीं मिला। लेकिन अगर कहा जाए कि दुर्गों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता होगा, तो संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जैसे कोई भी उनका त्योहार वगैरह होता होगा तो उसके लिए उनका प्रयोग किया जाता होगा। इनमें से एक बेटा क्या मिला है, एक माल गोदाम और एक विशाल स्नान घर मिला है ना, जो कहां मिला था, तो जो मोहनजोदाड़ो में मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो मिला था क्या, तो विशाल स्नान घर। विशाल स्नान घर में कहा जाता है कि कभी कोई जो प्रियजन हुआ करते थे उनके, जो उनके भाई कल्चर से संबंधित जो चीजें हुआ करती थी, या फिर जो उन लोगों के उस टाइम पर क्या हुआ करते थे भाई, उनके जिस तरीके से कल्चर था, तो उस टाइम पर ये इसका प्रयोग करते होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन और समाधान, यानी अलग अलग उस टाइम में भी जो हड़प्पा के नगर और शहर हुआ करते थे, उनमें किस तरीके से जो सोशल कैटेगरीज बटा हुआ करती थी, या फिर जिन्हें हम कहें कि एक तरीके से कौन से लोग किन किन बातों को और कौन कौन से प्रयोजनों को क्या किया करते थे भाई, ग्रहण किया करते थे, तो उसकी आज हम लोग बात करेंगे। तो बेटा दबा के शेयर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के पास जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की तैयारियों में जुटा हुआ है। चलिएगा प्रारंभ करते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन और समाधान। हड़प्पा सभ्यता में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिलते हैं। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, समाधान का मतलब है मृत शरीर को दफनाना। क्या, मृत शरीर को दफनाना या मृत बॉडी को दफनाना। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समाधान। तो जो भी स्त्री या पुरुष जिसकी भी आयु पूरी होने के बाद वो स्वर्ग लोक को जब प्राप्ति हुआ करती थी उसकी, तो उसको दफनाने के साथ साथ कुछ वस्तुएं दफना दिया करते थे। लेकिन अगर आप जो इजिप्ट है ना उसके पिरामिड को देखोगे, मिस्र के पिरामिडों को देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो लोग हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे। वहां पर लोग बहुमूल्य वस्तुओं जैसे सोना चांदी इत्यादियों को पुरुषों अथवा महिलाओं के साथ दफनाने का एक रीति रिवाज हुआ करता था। समझ में आई मेरी बात? तो यही ये कह रहा है, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं, मैंने आपको क्या बताया पहली लाइन में कि हड़प्पा सभ्यता में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण तो मिलते हैं, लेकिन कोई भी क्या नहीं मिलता, कोई भी महत्वपूर्ण या बहुमूल्य आभूषण इन्हें देखने को नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है जो भी स्त्री और पुरुष जो पहना करते थे उन्हीं के साथ उनको दफना दिया जाता था। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो यहां पर विश्वास नहीं था कि बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनके साथ मृत शरीरों को दफना दिया जाए। बिल्कुल क्लियर हुआ? अरे पापा की परियो मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर करनी है हर एक क्लास, हर टीचर की। यूनिमॉन्क्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सिक्किम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हरियाणा यूनिवर्सिटी हो, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो बेटा आपको यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाना है और यूनिमॉन्क्स के जो भी टीचर आपको यहां पर पढ़ा रहा है उसके साथ अच्छे से नोट्स बनाने हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं शिल्प उत्पादन। किसके बारे में?
तो शिल्प उत्पादन में यानी जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करते थे उनके, ठीक है, तो उन लोगों ने किस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन तैयार किए इसके बारे में हम जानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चनूदारो और मोहनजोदाड़ो की तुलना में एक छोटी बस्ती थी, क्या? तो चनूदारो जो थी वो मोहनजोदाड़ो की तुलना में क्या हुआ करती थी बेटा? एक छोटी बस्ती हुआ करती थी जो लगभग पूरी तरह से किसमें? तो शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे यहीं से यही पूछा जाना है कि निम्नलिखित में से शिल्प उत्पादन में कौन सी बस्ती सबसे ज्यादा भाग लिया करती थी, या फिर चनूदारो में कौन से शिल्प उत्पादन बना करते थे? तो याद रखिएगा, मन के बनाने की कारखानी, मन का जानते हो ना, जो हम माला वगैरह पहनते हैं, जो उनमें मूंगा होता है, एक तरीके से जो मूंगा सुना होगा ना आपने, उसी को हम मन का कहते हैं। तो याद रखिएगा, शिल्प कार्यों में मन के बनाने के शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। या इनको कौन कौन से? तो चनूदारों में क्या क्या चीज बना करती थी? याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूं, शंख की कटाई हुआ करती थी, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाने का कार्य सम्मिलित था। दोबारा से देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पुरुष एवं महिलाओं के साथ या समाधानों में आभूषण जरूर मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हुआ करते थे वो मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का उनका भाई रिवाज नहीं था, या वो इस बात को नहीं समझते थे, या विश्वास नहीं था उनका। ठीक, अब दूसरी बात मैंने की है कि चनूदारो और मोहनजोदाड़ो की तुलना में जो चनूदारो है, चनूदारो की खोज कब हुई थी? तो 1924 में किसके द्वारा हुई थी? तो गोपाल मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा किसकी खोज की गई बेटा? चनूदारो की खोज की गई। कब की गई? 1924 में की गई। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या बात है कि जो शिल्प उत्पादन सबसे ज्यादा कहां हुआ करता था? तो चनूदारो में हुआ करता था। किस किस की काम हुआ, कैसा कैसा काम हुआ करता था? तो शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना इसमें कार्य सम्मिलित था। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर लिखना चाहो तो मैंने उतना टाइम आपको दे दिया है। आगे बात करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक रहस्यमयी लिपि, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से यहां से मिलते हैं। नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की लिपि थी, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन ये हो गया। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें कितने साइन यानी अक्षर हुआ करते थे, यानी साइन यानी कितने इसमें अक्षर हुआ करते थे, वो यहां पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ध्यान रखिएगा, जो भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान लिखा हुआ मिला है किस पर? मोहरों पर, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अधिकांश अभिलेख, जो अभिलेख मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो संक्षिप्त यानी छोटे हैं। क्या है? संक्षिप्त यानी छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं बेटा? तो सबसे बड़े अभिलेख में हमें 26 साइंस देखने को मिलते हैं, ठीक। और यह लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी? तो मैं बता देता हूं, यह लिपि दाईं ओर से, किससे बेटा? तो दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है। क्या? तो राइट टू लेफ्ट लिखने में आती थी, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता बोलते हैं कि क्या पढ़ाई लिखाई भी जरूरी हुआ करती थी? अगर साइन हमें मिले हैं देखने को और अभिलेख हमें मिले हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई साक्षरता सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हो चुकी थी या फिर अपने विकासशील परिणाम पर थी, ठीक है। ओके, प्रसादा तथा शासक, एक एक चीज एक एक पॉइंट बेटा करा रहा हूं, अपनी किताब खोलकर रखिए मेरे साथ और एक एक पॉइंट को मेरे साथ समझने का प्रयास हम और आप लोग करेंगे, ठीक है। तो पुरातत्वविदों ने मोहनजोदारो, किस पे? मोहनजोदारो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसादा की संज्ञा दी है। एक पत्थर की मूर्ति को
पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। याद रखिएगा मैंने क्या बताया, तो प्रसादा तथा शासक क्या हुआ करते थे, तो जो पुरातत्वविद हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया है कि मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन में, क्या विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी गई है, प्रसादा की संज्ञा दी गई है, और एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा या प्राइस्ट किंग जिसे आप कहते हैं उसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सभ्यता का अंत किस तरीके से हो गया भाई, सभ्यता का अंत किस तरीके से हो गया, तो देख लेते हैं कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक, 1800 ईसा पूर्व तक कौन कौन से बेटा, तो याद रखिएगा चोलिस्तान नंबर 1 पॉइंट, और चोलिस्तान जैसे अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को क्या कर दिया गया था, त्याग दिया गया था, अर्थात यहां पर कोई भी लोग नहीं रहता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 1800 ईसा पूर्व में किन किन स्थानों को त्याग दिया गया था, तो याद रखिएगा चोलिस्तान जैसे जो क्षेत्र पड़ते थे उनको त्याग दिया गया था। इनमें जलवायु परिवर्तन, तो सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जलवायु परिवर्तनों से, वनों की कटाई से, अत्यधिक बाढ़ से, नदियों का सूख जाना, मार्ग बदल लेना आदि। इनमें से कुछ कारण बस्तियों के लिए हो सकते हैं, याद रखिएगा इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण सभ्यता का विनाश किस तरीके से हो गया या संपूर्ण सभ्यता के पतन का कारण नहीं बनते, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, तो आप बता सकते हो कि जलवायु परिवर्तन हो गया था, वनों की कटाई हो गई थी, अत्यधिक बाढ़ आ गई थी, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना आदि। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के पतन का कारण नहीं बन सकते, पूरी सभ्यता के पतन का कारण नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में किसके द्वारा, तो बेटा दयाराम साहनी के द्वारा कौन से स्थल की खोज की गई थी, तो हड़प्पा की। मैंने आपको कल भी बताया था हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से ऐतिहासिक स्तरों की कहानियां स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन थी। ठीक है, तो राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदारो में, किसमें, मोहनजोदारो में खोज निकाली, किसके द्वारा, तो राखालदास बनर्जी के द्वारा। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में जो इन दोनों का कौन हुआ करता था बेटा, टीम लीडर हुआ करता था जॉन मार्शल। ठीक है, तो 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे संसार के समक्ष नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी कि भाई हमें एक नई सभ्यता मिली हुई है। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यही भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यानी जो अरब वाला क्षेत्र पड़ता है वहां पर भी एक सभ्यता विकसित हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाना है सीयूईटी 2024 के अंदर कि जो निम्नलिखित में से इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी, तो आपको याद रखना है कि यह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। कल या फिर आज ये चैप्टर पूरा हो गया है लगभग। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग बेटा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो किसानों से और उससे संबंधित है। ठीक है, उस दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक, तो आशा करता हूं समझ में अच्छा आया होगा। शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी दोस्त हैं आपके। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।